स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ATG क्लासेस में। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भारतीय इतिहास दिया हुआ है तो उसके सिलेबस पे सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सिलेबस आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। पहला जो है इसमें है सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें हमें गौतम बुद्ध को पढ़ना है, उनकी जीवनी और शिक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन। और फिर उसके बाद है जैन धर्म, इसमें क्या किसे पढ़ना है, महावीर को, उनकी जीवनी और शिक्षाएं उनके पढ़ना है। मौर्य वंश में हमें अशोक को पढ़ना है। ऐसे ही गुप्त वंश में हमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त को पढ़ना है। उसके बाद हमें वर्धन काल में पढ़ना है हर्षवर्धन को, राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पूरा पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, फिर उसके बाद मराठा, और फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इतने पॉइंट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज शुरुआत करते हैं। जो पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है हमारे सिलेबस का वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस सिंधु घाटी की सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस सिंधु घाटी की सभ्यता से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वही यही पूछता है कि ये जो सभ्यता है इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई या सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी। तो इस वजह से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। पहले क्या होता था कि जितने भी सभ्यताएं थी वह जिस नदी के किनारे विकसित हुई लगभग उन्हीं के नाम पे उन सभ्यता का नाम रख दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसकी एक तिथि पूछी जाती है कि सर्वमान्य तिथि क्या है। तो कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार जो सर्वमान्य तिथि है वह 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। कई किताबों में क्या है कि ये जो तिथि है वह अलग अलग दी हुई है, तो आप जैसा विकल्प होगा उसके अनुसार आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा पूछा जाता है यहाँ से कि जो इसकी खोज की थी वह किसने की थी। तो याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता थे वह थे राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्हें दयाराम साहनी भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस सभ्यता से कि जो ये सिंधुवासी थे ये कहाँ के निवासी थे या मुख्य रूप से कौन थे। तो यहाँ से आप जान सकते हैं जो ये सिंधुवासी थे ये मुख्य रूप से द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है कि मुख्य निवासी ये कहाँ के थे। तो ये मुख्य निवासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे। एक क्वेश्चन और इनकी लिपि को लेकर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो याद रखना है जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वह कैसी है, भाव चित्रात्मक। उसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो लिपि लिखने का क्रम है ये लोग क्या करते थे, पहली पंक्ति ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे। दाएं से बाएं गए और जहाँ पे लाइन इनकी खत्म हुई वहीं से ठीक नीचे आ जाते थे और फिर बाएं से दाएं चले आते थे। तो इस प्रकार से वो लोग इसको लिखने का कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु सभ्यता है वह कैसी सभ्यता थी। तो याद रखना है जो सिंधु सभ्यता है वह कैसी है, नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि यहाँ पर जो मकान वगैरह पाए गए तो वहाँ पे फुल व्यवस्था जैसे नगरों में होती है, बाकायदा नालियों का निर्माण और ऐसे घरों में शौचालय ये सब सुविधाएं जो हैं वहाँ पे थी। तो नगरों जैसे एक फुल व्यवस्था वहाँ पे मिली। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया, नगरीय सभ्यता कहा गया। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है वह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है, यहाँ से बनता है ये कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले। तो उस स्थान को याद रखना है, उस स्थान के रूप में आपको गुजरात याद रखना है। तो ये पूरा पॉइंट आपको इस वजह से याद रखना है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वजह से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए। तो गुजरात को आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह। तो दो बंदरगाह यहाँ से याद रखना है जो महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं, लोथल और सुत कोटदा। कई जगह कोटदा लिखा होता है तो सुत कोटदा या कोतदा। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जैसे जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो ये मिले थे कहाँ से, कालीबंगन का नाम यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ से क्या क्या मिले थे, जूते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगन से।
अगला है अन्नागार। अन्नागार और कांस्य की नर्तकी की कांस्य मूर्ति ये कहाँ से मिली? तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। तो अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत है वो, और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है। अब अगला है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? तो जो मनके बनाने के कारखाने हैं वह मिले आपको लोथल और चहुंदड़ो से। ठीक है, मनका बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और चहुंदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया हड़प्पा सभ्यता में? तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया। यहाँ पे घरों की कुछ और विशेषताएं दी हुई हैं, जैसे कि घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। यानी कि जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां थे वह सड़क की ओर ना होकर सड़क की दूसरी ओर पिछवाड़े के साइड में होता था। केवल एक स्थान ऐसा मिला है जहाँ पर, वो नगर कौन सा है? तो उसे याद रखना है, यहाँ से लोथल का नाम आपको याद रखना है। लोथल नगर केवल ऐसा है जहाँ पर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। चलिए अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ की मुख्य फसल को लेकर यदि क्वेश्चन पूछे तो मुख्य फसल के रूप में ये लोग गेहूं और जौ यहाँ से मुख्य फसल थी। मिठास के लिए ये लोग किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग मिठास के लिए यहाँ पर किया जाता था। अब देखिए घोड़े के अवशेष से भी क्वेश्चन बनते हैं कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपको सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल, इन 3 स्थानों से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल, इन 3 स्थानों से क्या प्राप्त हुए हैं? घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है एक बार। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो हम स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं वहाँ किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी, और इस वजह से उसकी पूजा किया करते थे। यहाँ जो समाज था, सिंधु समाज था, वह कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक था। यानी कि माता का यहाँ महत्व ज़्यादा दिया जाता था। जो समाज था मातृ सत्तात्मक था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछे कि ये प्रचलित थे या नहीं, तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट है कि शवों को लेकर देखिए यहाँ क्या है कि हड़प्पा में जो है शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था? जलाया जाता था। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर शवों को जो अंतिम संस्कार किया जाता था, दफना कर भी और जला कर भी। तो जलाया कहाँ पे जाता था? मोहनजोदड़ो में, और दफनाया कहाँ जाता था? हड़प्पा में। नेक्स्ट है कि सभ्यता का विनाश का प्रभावी कारण। तो ये सभ्यता जो है किसके वजह से इसका विनाश हुआ? तो बाढ़ का वजह से। बाढ़ को इसका सबसे प्रभावी कारण मानते हैं सिंधु सभ्यता के विनाश का। अगला है कि आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यानी कि आग में जो मिट्टी पक गई होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। यहाँ के लोग काले रंग के डिजाइन किए मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह काले रंग के डिजाइन किए हुए मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट है ऊनी व सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता में ऊनी और सूती वस्त्र प्रयोग किए जाते थे। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता से जो इतने पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सभी इसमें आ गए हैं। तो आप लोग इसका रिवीजन करते रहें। और यदि आपको जैसे इस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उसका वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ लगभग इस टॉपिक से संबंधित 60 या 70 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। तो वहाँ से आप जाके एक बार ये पढ़ने के बाद से आप वहाँ जाएं और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, तो आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से तैयार होगा और रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।